है इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास, इंडियन प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी, भारत और विश्व का भूगोल, इसके अलावा इंडियन पॉलिटी, भारत की राज्य व्यवस्था, इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था और जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान, जिसमें आप कवर करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यही सारे के सारे सेक्शंस और यही सारे के सारे सब्जेक्ट्स मिलकर ही क्या बनेंगे, जीएस बनेंगे, या फिर आपका जो जीएस का सेक्शन है, जनरल स्टडीज का सेक्शन है, वो बनेगा। तो उसी के लिए आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, आप जिन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको जीएस पढ़ना जरूरी है और अपनी जीएस को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इन सारे के सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। बाकी सारी की सारी चीजें जो है वो आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो शुरू में जो डेमो क्लासेस हुई है या फिर जो भी यहाँ पर सिलेबस आपको अपलोड करवाया गया है, उसमें वो सारे के सारे टॉपिक्स और वो सारा का सारा सिलेबस आपको दिया गया है, जो इस बैच में क्या करवाया जाएगा, कवर करवाया जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास दोस्तों इस बैच में 2 सब्जेक्ट्स आएंगे, मैं 2 सब्जेक्ट्स के साथ डील करूंगा। एक इंडियन हिस्ट्री आपको मैं पढ़ाऊंगा और एक इंडियन पॉलिटी जो रहेगा वो भी मेरे पास रहेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे ये जो बैच है, इस बैच की जो वैधता है, इस बैच की जो वैलिडिटी है, वो आपके पास 1 ईयर तक बनी रहेगी, 1 साल तक बनी रहेगी। कहने का मतलब यदि अभी जुलाई एंड चल रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि अगले साल इसी महीने तक, जुलाई तक ही आपकी वैलिडिटी इस बैच की आपके पास बनी रहेगी। इस बैच में जो ड्यूरेशन रहेगा, जो सिलेबस ड्यूरेशन रहेगा या जो क्लासेस का ड्यूरेशन रहेगा, वो 4 से 5 महीने रहेगा। कहने का मतलब हम आपका जो जीएस का सिलेबस है वो 4 से 5 महीने में क्या करवाएंगे, समाप्त करवाएंगे। तो हम एवरेज लेकर चलते हैं कि 5 मंथ्स में आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा। लेकिन सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी 1 साल तक, अगले साल तक इस बैच की वैलिडिटी आपके पास बनी रहेगी। वो सारी की सारी क्लासेस के वीडियोस जो आपने ड्यूरिंग लाइव क्लासेस यहाँ पर अटेंड करे हैं, तो ध्यान रखेंगे वो आपके एप्लीकेशन में बने रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं मेरे पास आपके 2 सब्जेक्ट्स रहेंगे, और यदि हम क्लासेस की बात करें तो मिनिमम एक दिन में 2 क्लासेस आपकी होंगी, मिनिमम 2। यह है जनरल स्टडीज का बैच, यह है जीएस स्पेशल बैच, जिसमें हम सामान्य अध्ययन पढ़ते हैं। और आप जानते हैं सामान्य अध्ययन का ही एक भाग है हिस्ट्री या इतिहास। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि भाई यदि ठीक है, और जितने भी वनडे एग्जामिनेशन की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, उसमें पूछे जाने वाली जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं या जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर क्या कर ली जाएंगी, कवर कर ली जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं करियर वेल जा रहे हैं, चीजें हम यहाँ अच्छी तरीके से समझते हैं हिस्ट्री से या इतिहास से। भाई मैंने जैसे ही यहाँ पर बोर्ड पर आकर लिखा हिस्ट्री या इतिहास, तो हम सब जानते हैं कि हमारे दिमाग में सबसे पहली ही बात क्या आई, हमारे सबसे पहले दिमाग में ये बात आई कि हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, अपने पास्ट के बारे में या अपने अतीत के बारे में। आप सब जानते हैं स्कूल टाइम से ही हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है, और यदि हम बात करें तो 6th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक सारे के सारे स्टूडेंट्स के पास कंपलसरी हुआ करती थी हिस्ट्री को पढ़ना। लेकिन 10th क्लास के बाद जो लोग इंटरेस्टेड थे उसी में आगे कंटिन्यू करने के लिए, तो आप जानते हैं कि वो लोग ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स लेकर उन्होंने पढ़ाई की या फिर वो पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ साइंस स्ट्रीम में चले गए या साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, और कुछ कॉमर्स स्ट्रीम में चले गए। लेकिन यहाँ पर आपको केवल और केवल सारी की सारी वो चीजें पढ़नी है जो आपने 10th क्लास तक पढ़ी थी। कहने का मतलब यदि आपको ऐसा लगता है कि आप हिस्ट्री से ग्रेजुएट नहीं है, आपने हिस्ट्री से +1 +2 नहीं करा है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी की सारी चीजें वही तैयार करनी है और वही याद करनी है जो आपने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ी थी, जो आपने 10th क्लास तक करी थी। कहने का मतलब यह है कि 6th स्टैंडर्ड से ही हम पढ़ते आए हैं हिस्ट्री। आपको याद होगा 6th स्टैंडर्ड में हमें एक सेपरेट एनसीईआरटी की बुक मिली थी पढ़ने के लिए, जो हिस्ट्री की हुआ करती थी, ज्योग्राफी की अलग हुआ करती थी, पॉलिटी की या पॉलिटिकल साइंस की अलग हुआ करती थी। तो ये जो सोशल साइंस का सेक्शन था, ये बेहद इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, खासकर जीएस के लिए। अगर दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा हिस्ट्री, तो हम ये तो समझ गए कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, हम पास्ट के बारे में या अतीत के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहली चीज जानने के लिए है कि हिस्ट्री है क्या बेसिकली। तो ध्यान रखेंगे हिस्ट्री इज अ टेक्स्ट, इतिहास एक ग्रंथ है जो हमें अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है, जो हमें ये बताता है कि हमारे पास्ट में, हमारे अतीत में क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं और क्या क्या हुआ है। उसी ग्रंथ को हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं या इतिहास कहते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या पास्ट में या अतीत में घटित होने वाली सारी की सारी घटनाएं ही इतिहास होती हैं, यस और नो। तो ध्यान रखेंगे ऐसा नहीं है कि पास्ट में जो भी कुछ हुआ है वो सारा का सारा ही हिस्ट्री है, वो सारा का सारा ही इतिहास है, ऐसा भी नहीं है। कहने का मतलब इतिहास वो ग्रंथ है जो हमें अतीत में या पास्ट में घटित हुई उन घटनाओं के बारे में जानकारी देता है जो डेफिनेटली हुई है, जो निश्चित तौर पर हुई है, जिनके हमारे पास एविडेंसेस है, जिनके हमारे पास साक्ष्य हैं, और उनके बारे में जानने के लिए हमारे पास क्या है, सोर्सेज, हमारे पास क्या है, स्रोत। यदि कोई भी घटना पास्ट में हुई है या अतीत में हुई है, लेकिन उसके हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, उसका कोई सबूत नहीं है, उसके कोई साक्ष्य नहीं है, उसके कोई स्रोत नहीं है, तो आप उसे इतिहास कैसे कह सकते हैं। इतिहास तो वही कहलाएगा जिसके हमारे पास क्या होंगे, सोर्सेज होंगे या स्रोत होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है, लेकिन केवल वो घटनाएं जिनके होने के हमारे पास क्या होते हैं, सोर्सेज होते हैं। और ध्यान रखेंगे वो जो सोर्सेज है वो मुख्य रूप से या वो मेनली 2 टाइप के हो सकते हैं भाई। या तो वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होंगे, यानी कि जिन्हें आप हिंदी में लिख सकते हैं पुरातात्विक स्रोत, या तो वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होंगे यानी कि वो पुरातात्विक स्रोत होंगे। और यदि वो पुरातात्विक स्रोत नहीं होंगे, यदि वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज नहीं होंगे, तो फिर वो कैसे होंगे, वो लिटरेरी सोर्सेज होंगे, या फिर जिन्हें आप हिंदी में कह सकते हैं कि वो साहित्यिक स्रोत होंगे। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं यदि हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें, यदि हम पुरातात्विक स्रोतों की बात करें, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हम इंक्लूड कर सकते हैं इंस्क्रिप्शंस को, अभिलेखों को, मॉन्यूमेंट्स को, स्मारकों को, स्टैचूज को, मूर्तियों को, कॉइन्स को, सिक्कों को। ये सारी की सारी चीजें इंक्लूड होती हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में या पुरातात्विक स्रोतों में। लेकिन यदि हम लिटरेरी सोर्सेज के बारे में बात करें या साहित्यिक स्रोतों के बारे में बात करें, तो आप जानते हैं इसमें हम इंक्लूड करते हैं उस लिटरेचर को, उस साहित्य को जो विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न रूप में और विभिन्न तरीके से क्या किया गया है, लिखा गया है। अब चाहे वो हमारे ग्रंथ हो, चाहे वो हमारे उपनिषद हो, चाहे वो वेद हो, चाहे वो पुराण हो, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे वो नाटक हो, उन सारे के सारे माध्यम से भी हमें क्या मिलती है, अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं बेसिक सी चीज है कि ये जो शब्द है हिस्ट्री, दैट वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। ये जो हिस्ट्री वर्ड है, ये जो हिस्ट्री शब्द है, ये एक ग्रीक वर्ड से बना है या एक यूनानी शब्द से बना है जो है हिस्टोरिया। और ध्यान रखेंगे ग्रीक लैंग्वेज में या यूनानी भाषा में
ग्रीक लैंग्वेज में या यूनानी भाषा में हिस्टोरिया का मतलब होता है द इन्फॉर्मेशन और द नॉलेज गैदर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन करके, छानबीन करके हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमें जो भी जानकारी मिलती है, दैट इज नोन एज हिस्टोरिया। उसी को क्या कहा जाता है? हिस्टोरिया कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे, सबसे पहले एक ग्रीक पर्सन ही था, और सबसे पहले एक ग्रीक पर्सन, एक यूनानी व्यक्ति ही था जिसका नाम था हेरोडोटस। इसी हेरोडोटस नामक व्यक्ति ने एक बुक लिखकर जिसका नाम था हिस्टोरिका, इसी हेरोडोटस नामक व्यक्ति ने एक बुक लिखकर, एक पुस्तक लिखकर जिसका नाम था हिस्टोरिका, सबसे पहले पास्ट में हुई घटनाओं के बारे में या अतीत में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी दी थी। और क्योंकि ये काम सबसे पहले हेरोडोटस ने किया था, इसीलिए हेरोडोटस इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। इसीलिए हेरोडोटस को ही क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है, या फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। हेरोडोटस ही कहलाता है फादर ऑफ हिस्ट्री या इतिहास का पिता। दोबारा से समझेंगे, बहुत नॉर्मल सी बेसिक सी बात मैंने आपको बताई है। मैंने आपको सिर्फ अभी तक ये बताया है, भाई हमने शुरू किया है पढ़ना हिस्ट्री के बारे में, और मैंने आपको बताया है कि हिस्ट्री या इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें अतीत में घटित हुई उन घटनाओं के बारे में जानकारी देता है जो डेफिनेटली हुई है, जो निश्चित तौर पर हुई है, और जिनके होने के हमारे पास सोर्सेज हैं, हमारे पास स्रोत हैं। और वो जो सोर्सेज हैं जहां से हमें इतिहास या हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है, वो दो प्रकार के हो सकते हैं, वो दो टाइप के हो सकते हैं, कर सकते हैं हम लिटरेरी सोर्सेज के सारे सोर्सेज जो रिटन है, जो लिखित रूप में, और वो पहला व्यक्ति जिसने हिस्टोरी का बुक वाज रिटन, इसलिए इसी को क्या माना जाता है? इतिहास का पिता माना जाता है या फादर ऑफ हिस्ट्री माना जाता है। सिर्फ इतनी सी बात मैंने आपको बताई। यूनानी पर्सन, वो ग्रीक पर्सन था, वो यूनानी था, द पर्सन फ्रॉम ग्रीस। ग्रीस के ही तो लोग क्या कहलाते हैं? ग्रीक्स कहलाते हैं। और आप जानते हैं ग्रीस को ही हिंदी में यूनान कहा जाता है, तो यूनानी कहलाते हैं वहां के लोग। इसके बाद ध्यान रखेंगे, आपको इस जीएस स्पेशल बैच में और आपको अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर उस एग्जाम में केवल और केवल सिलेबस में क्या आता है? केवल और केवल पूछा जाता है इंडियन हिस्ट्री या भारतीय इतिहास। तो आपको अपने सिलेबस में कवर करना है या पढ़ना है इंडियन हिस्ट्री या भारतीय इतिहास। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपको पढ़ना है इंडियन हिस्ट्री, आपको तैयार करना है भारतीय इतिहास। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यदि हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें, यदि हम भारत के इतिहास की बात करें, तो इंडियन हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। इंडियन हिस्ट्री को या भारतीय इतिहास को 3 महत्वपूर्ण भागों में विभाजित किया जा सकता है, 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला पार्ट कहलाता है एंशिएंट इंडिया, या जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं प्राचीन भारत। इंडियन हिस्ट्री का सबसे पहला मेजर पार्ट होता है एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत। सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज नोन एज मेडिवल इंडिया, या जो कहलाता है हिंदी में आप लिखेंगे मध्यकालीन भारत। और तीसरा मेजर पार्ट कहलाता है मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत। तो ध्यान रखेंगे, इंडियन हिस्ट्री को हमने 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया है। इंडियन हिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया होता है। कहने का मतलब इंडियन हिस्ट्री को हमने 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, एक प्राचीन भारत, एक मध्यकालीन भारत और एक आधुनिक भारत। आपको याद होगा जब हम 6th स्टैंडर्ड में पहुंचे थे, तो 6th स्टैंडर्ड में हमें एक सेपरेट हिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक पढ़ने के लिए मिली थी। पूरे 6th स्टैंडर्ड में, पूरे 6th क्लास में, 6th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा केवल एंशिएंट इंडिया। फिर जब हम 7th स्टैंडर्ड में पहुंचे तो हमने पढ़ा मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत। और फिर जब हम 8th स्टैंडर्ड में पहुंचे तो 8th स्टैंडर्ड में हमें पढ़ने के लिए मिला मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत। इन्हीं 3 मेजर पार्ट्स में क्या किया जाता है? हिस्ट्री को डिवाइड किया जाता है। लेकिन ध्यान में रखेंगे, यदि आप इन तीनों पीरियड्स को, इन तीनों हिस्ट्रीज को यदि आपस में कंपेयर करें, तो इन तीनों हिस्ट्रीज या इन तीनों पार्ट्स में जो सबसे लंबा पीरियड रहा, जो सबसे लंबा काल रहा, वो किस पार्ट का रहा? दैट इज ऑफ एंशिएंट इंडिया। वो एंशिएंट इंडिया का रहा, वो प्राचीन भारत का रहा, क्योंकि इन तीनों में सबसे लंबा पार्ट है एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत। यही कारण है कि एंशिएंट इंडिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। यही कारण है कि एंशिएंट इंडिया को या प्राचीन भारत को हमने फर्दर 3 इंपॉर्टेंट भागों में, 3 महत्वपूर्ण पार्ट्स में क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया, जिसमें सबसे पहला कहलाता है, लिखेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड। जिसमें सबसे पहला कहलाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिक पीरियड, आधे हिस्टोरिक पीरियड या पीरियड। पीरियड क्या किया है? डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहला है प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं प्रागैतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल वो काल है जिसके हमारे पास अवशेष तो है, फॉसिल्स तो है, लेकिन कोई भी रिटन सोर्स नहीं है, कोई भी लिखित जानकारी नहीं है। कहने का मतलब ये इतनी पुरानी बात है जब मनुष्य के द्वारा लिपियों का या स्क्रिप्ट्स का भी आविष्कार नहीं किया गया था, मनुष्य ने लिखना भी शुरू नहीं किया था। ये तब की बात है जब हम केवल और केवल क्या हुआ करते थे? एक फूड गैदरर, एक भोजन संग्राहक हुआ करते थे। और ध्यान रखेंगे, मैन यूज्ड टू बी अ हंटर दैट टाइम। उस पीरियड में मनुष्य एक शिकारी हुआ करता था, एक हंटर हुआ करता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमा फिरा करता था फॉर हंटिंग द एनिमल्स। सिर्फ और सिर्फ जानवरों का शिकार करने के लिए, फूड गैदरिंग के लिए वो इधर उधर भटका करता था। कहने का मतलब उसी पीरियड को हम क्या कहते हैं? वही पीरियड कहलाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, क्योंकि उसके हमारे पास अवशेष है, लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं है, लेकिन रिटन सोर्स नहीं है। लेकिन यदि हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की बात करें, यदि हम आधे ऐतिहासिक काल की बात करें, तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड है जिसके हमारे पास अवशेष भी है और साथ में रिटन सोर्स भी है। लेकिन जितने भी रिटन सोर्स हमें मिले हैं उन्हें आज तक भी आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, आज तक भी पढ़ा नहीं गया है। कहने का मतलब मनुष्य के द्वारा स्क्रिप्ट्स या लिपियों का आविष्कार किया जा चुका था, मनुष्य ने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन अपने स्क्रिप्ट्स, अपनी लिपियों में उसने क्या लिखा और क्या कन्वे करने की कोशिश की, ये चीज
हम आज तक भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, ये हम आज तक भी नहीं समझ पाए, और क्योंकि हम आज तक भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, दैट पीरियड इज नोन एज प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, उसी को कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। इसके बाद यदि हम हिस्टोरिक पीरियड की बात करें, यदि हम ऐतिहासिक काल की बात करें, तो हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड है जिसके हमारे पास अवशेष भी हैं और रिटन सोर्सेज भी हैं, लिखित साक्ष्य भी हैं, और जितने भी रिटन सोर्सेज या लिखित साक्ष्य हमें मिले हैं उन्हें पढ़ने में भी सफलता हासिल कर ली गई है, उन्हें पढ़ लिया गया है। तो कहने का मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड या आद्य ऐतिहासिक काल केवल अवशेषों पर आधारित है। आद्य ऐतिहासिक काल अवशेषों और लिखित साक्ष्य दोनों पर आधारित है, लेकिन लिखित साक्ष्य पढ़े नहीं जा सके हैं, और ऐतिहासिक काल अवशेषों और लिखित साक्ष्य दोनों पर आधारित है और सारे के सारे लिखित साक्ष्यों को पढ़ भी लिया गया है, उन्हें आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है। अब यदि इन तीनों पीरियड्स को ही आप आपस में कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि इन तीनों पीरियड्स में जो सबसे लंबा पीरियड रहा वो कौन सा रहा, वो रहा प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल। और क्योंकि सबसे लंबा पीरियड प्री हिस्टोरिक पीरियड रहा या प्रागैतिहासिक काल रहा, इसलिए दैट प्री हिस्टोरिक पीरियड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 एजेस। तो ध्यान रखेंगे इसे हमने फर्दर 2 एजेस में डिवाइड कर लिया या 2 युगों में बांट लिया। और ध्यान रखेंगे सबसे पहला कहलाता है स्टोन एज, सबसे पहला कहलाता है पाषाण युग, और दूसरा कहलाता है कॉपर एज या ताम्र युग। प्री हिस्टोरिक पीरियड को या प्रागैतिहासिक काल को भी हमने 2 एजेस में डिवाइड कर लिया है या 2 युगों में बांट लिया है। एक स्टोन एज कहलाता है, एक पाषाण युग कहलाता है। नाम से ही पता चल रहा है कि जिस युग में, जिस एज में मनुष्य पत्थरों का इस्तेमाल किया करता था, स्टोन्स का इस्तेमाल किया करता था, पाषाणों का इस्तेमाल किया करता था, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टोन एज कहते हैं या पाषाण युग कहते हैं। लेकिन मनुष्य ने अपने लिए सबसे पहले किस धातु की खोज की, तो हम सब जानते हैं दैट वाज कॉपर, वो था तांबा। और जैसे ही पत्थरों के साथ साथ मनुष्य ने तांबे का इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया और ही स्टार्टेड यूजिंग द कॉपर एज वेल अलोंग विद द स्टोन्स, देन वी एंटर्ड इनटू व्हिच एज, वी एंटर्ड इनटू कॉपर एज। तो हम प्रवेश कर गए किसमें, ताम्र युग में। कहने का मतलब यह है कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में भी 2 एजेस होती हैं, एक स्टोन एज और एक कॉपर एज। लेकिन यदि हम स्टोन एज और कॉपर एज को भी आपस में कंपेयर करने लगे तो हमें पता चलेगा कि ज्यादा लंबी एज कौन सी रही, तो ज्यादा लंबी एज रही स्टोन एज, और ज्यादा लंबी एज स्टोन एज रही, इसीलिए स्टोन एज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। इसलिए हमने स्टोन एज को भी 3 महत्वपूर्ण भागों में क्या कर लिया, विभाजित कर लिया, जिसमें सबसे पहला कहलाता है, लिखेंगे पैलियोलिथिक, पूरा जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं नवपाषाण काल। तो हमने स्टोन एज को भी फर्दर 3 पीरियड्स में डिवाइड कर लिया है। सबसे पहला पैलियोलिथिक पीरियड, दूसरा मेसोलिथिक पीरियड और तीसरा नियोलिथिक पीरियड। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है सबसे पहले ये समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है पैलियोलिथिक पीरियड या पूरा पाषाण काल। ये वो पीरियड है, ये वो काल है जिसमें मनुष्य के द्वारा आग का आविष्कार किया गया था, और मैन डिस्कवर्ड फायर। ये वही काल है जिसमें मनुष्य के द्वारा आग का आविष्कार किया गया था, लेकिन मनुष्य को आग का इस्तेमाल करना नहीं आता था। आग के इस्तेमाल के बारे में उसके पास कोई जानकारी नहीं थी, उसे आग का यूज करना नहीं आता था। लेकिन यही वो पीरियड था जिसमें, ध्यान रखेंगे, मनुष्य के द्वारा पत्थरों के बड़े बड़े औजार बनाकर जानवरों का शिकार किया जाता था। मनुष्य नदियों के किनारे और गुफाओं में रहा करता था, किस लिए, फूड गैदरिंग के लिए और हंटिंग के लिए। कहने का मतलब उस पीरियड में मनुष्य एक शिकारी हुआ करता था जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपना भोजन इकट्ठा करना हुआ करता था, और उसी के लिए वो पत्थरों के बड़े बड़े औजार बनाकर जंगली पशुओं का या जीव जंतुओं का क्या करता था, शिकार करता था। दैट पीरियड इज नोन एज पैलियोलिथिक पीरियड। लेकिन धीरे धीरे जब ह्यूमन ब्रेन की डेवलपमेंट होनी शुरू हुई, जब मानव मस्तिष्क का विकास होना शुरू हुआ, तो पैलियोलिथिक पीरियड में तो मनुष्य केवल और केवल एक शिकारी की तरह रह रहा था। लेकिन इन मेसोलिथिक पीरियड ही स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन। उसने मेसोलिथिक पीरियड या मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत कर दी। अब वो केवल और केवल जानवरों का शिकार ही नहीं कर रहा था, उन्हें पाल भी रहा था, उसने डोमेस्टिकेशन भी शुरू कर दिया था। और मेसोलिथिक पीरियड ही वो पीरियड था जिसके हमें सबसे पहले एविडेंसेस मिले हैं, किसके, ह्यूमन स्केलेटन्स के या मानव कंकालों के। यदि हम मानव कंकालों की बात करें, ह्यूमन स्केलेटन्स की बात करें, तो उनकी एग्जिस्टेंस जो हमें मिली है या जो हमें प्राप्त हुई है, वो सबसे पहले किस पीरियड की मिली है, मेसोलिथिक पीरियड की मिली है और मध्य पाषाण काल की मिली है। अब क्योंकि मनुष्य ने पशुपालन करने की शुरुआत की मेसोलिथिक पीरियड में, इसीलिए पत्थरों के वो औजार जो बड़े बड़े आकार के हुआ करते थे, जो बड़े बड़े साइज के हुआ करते थे, उनके साइज कंपैरेटिवली मेसोलिथिक पीरियड में क्या होने लगे, छोटे होने लगे। धीरे धीरे मानव मस्तिष्क का और विकास हुआ, ह्यूमन ब्रेन और ज्यादा डेवलप हुआ। और ध्यान रखेंगे इन नियोलिथिक पीरियड, नवपाषाण काल में, मैन स्टार्टेड इन नियोलिथिक पीरियड या नवपाषाण काल में, मैन स्टार्टेड एग्रीकल्चर। मनुष्य के द्वारा कृषि की शुरुआत कर दी गई और ही स्टार्टेड एग्रीकल्चर। तो आप कह सकते हैं कि जो स्टोन एज है, जो पाषाण युग है, उसको हम 3 भागों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं। सबसे पहला वो पीरियड जिसमें मनुष्य केवल एक हंटर था, केवल एक फूड गैदरर था, दैट इज पैलियोलिथिक पीरियड। उसके बाद उसने किया डोमेस्टिकेशन शुरू, पशुपालन, दैट इज मेसोलिथिक पीरियड। और उसके बाद ही स्टार्टेड एग्रीकल्चर, उसने कृषि की शुरुआत की। हम सब जानते हैं वो किसमें आता है, दैट इज नोन एज नियोलिथिक पीरियड, उसी को कहा जाता है नवपाषाण काल। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, एक लेआउट आपके सामने बन चुका है। इंडियन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स, दैट इज एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। Ancient India itself can be divided into 3 major parts, that is prehistoric period, proto-historic period and historic period. Prehistoric period itself divided into 2 ages, that is Stone Age and Copper Age. And Stone Age can be further divided into 3 major parts, that is Paleolithic period, Mesolithic period and Neolithic period. अब आप सारे के सारे लोग एक बात सोच रहे होंगे कि यार सर को यहाँ पर भाषण देते देते लगभग आधा घंटा हो गया है, मैं आधे घंटे से आपको ये सारी की सारी बातें बताई जा रहा हूँ, ये सारी की सारी चीजें समझाई जा रहा हूँ। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि यार सर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, और हिस्ट्री में तो सबसे बड़ा फियर, सबसे बड़ा डर ही किसका होता है, डेट्स का होता है, तारीखों का होता है। लेकिन आधा बोर्ड भर दिया है, आधा घंटा बर्बाद कर दिया है, लेकिन अभी तक कोई डेट या कोई तारीख बोर्ड पर नहीं लिखी गई। क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बिना तारीखों के इतिहास बिल्कुल अधूरा है, बिल्कुल वैसे ही है ना, बिल्कुल वैसे ही भाई, बिना डेट्स के, बिना तारीखों के इतिहास बिल्कुल अधूरा है। क्योंकि मैंने यहाँ पर जितनी भी बात आपको बताई, या मैंने जितने भी यहाँ पर पीरियड्स लिखे, आपको ये देखकर और मेरी बात सुनकर ये पता तो चल गया, ये अंदाजा तो चल गया, ये अंदाजा तो लग गया कि मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। लेकिन स्पेसिफिकली मैं कितनी पुरानी बात कर रहा हूँ ये आपको तब तक नहीं पता चलेगा,
ये तब तक नहीं पता चलेगा जब तक हम तारीखों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और तारीखों का इस्तेमाल करना कैसे है, सबसे पहले ये तो समझ लीजिए, है ना, क्योंकि हम डैम श्योर कि यहां पर मोर देन 50%, ध्यान रखेंगे, मोर देन 50% लोग यहां पर ऐसे बैठे होंगे जिन्हें अभी भी डेट्स को इस्तेमाल करने में क्या होती होगी, कंफ्यूजन होगी, बिल्कुल कंफ्यूजन होगी। तो चलिए आज उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें हिस्ट्री में डेट्स कैसे इस्तेमाल करनी है। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें आज की, अभी की, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अभी कौन सा साल चल रहा है, 2021, है ना, अभी चल रहा है 2021, 2021। और यदि अभी 2021 चल रहा है, 2021 चल रहा है, तो आप जानते हैं ये किस कैलेंडर के अकॉर्डिंग चल रहा है। इस कैलेंडर को हम क्या कहते हैं, दैट कैलेंडर इज नोन एज ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है और हम सब जानते हैं ये ईसाइयों का कैलेंडर है और जो चलता है ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जो ईसा मसीह के जन्म के आधार पर चलता है। भाई आप जानते हैं कि ईसाइयों में, क्रिश्चियंस में क्या होते हैं, पोप होते हैं, और ईसाइयों के ही एक पोप हुए हैं, पोप ग्रेगोरी, और उन्हीं ने अपने ही नाम से एक ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया जिसको ईसा मसीह के जन्म के ही आधार पर बनाया गया। और ऐसा माना गया कि जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो बस तब से ही कैलेंडर की शुरुआत हुई है। और क्योंकि ग्लोबली हम इसी कैलेंडर को यूज करते हैं, इसीलिए हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में ही जानेंगे। और जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें जब आप तारीखों का इस्तेमाल करेंगे तो ध्यान रखें कि आप नॉर्मली, आप जनरली, आप मेनली किन तारीखों का इस्तेमाल करेंगे, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर की डेट्स होंगी, क्योंकि यही आपको एग्जाम में भी मिलेंगी और यही आपसे एग्जाम में भी पूछी जाएंगे। यदि आज 2021 है और हमें पढ़ना है इतिहास, तो आप जानते हैं कि ना तो हमें आज की बात करनी है, ना ही हमें आने वाले कल की बात करनी है। हमें तो कहां जाना है, बैक में जाना है, हमें तो गड़े मुर्दे उखाड़ने हैं, हमें तो पीछे जाना है। और यदि हमें पीछे जाना है तो चलिए पीछे चलते हैं। यदि आज 2021 है तो भाई कभी 1000 ईस्वी भी तो रही होगी, डेफिनेटली रही होगी, कभी 500, कभी 500 भी तो रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा, कभी 100 भी तो रहा होगा, जी बिल्कुल रहा होगा, और कभी 0 भी रहा होगा। 0 का मतलब कैलेंडर शुरू होने से पहले। बस ध्यान रखेंगे कि यही जो 0 है, यहीं पर जन्म हुआ था किसका, बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यहीं पर ईसा का जन्म हुआ था। और आप जानते होंगे ईसा मसीह का जन्म, आप जानते होंगे ईसा मसीह का जन्म कहां पर हुआ था। ईसा मसीह का जन्म इजराइल की राजधानी जेरूशलेम के बैतलेहम नामक स्थान पर हुआ था। बैतलेहम नामक स्थान पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था और क्राइस्ट वाज बॉर्न। और बस जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तब से ही कैलेंडर की शुरुआत हुई, तब से ही ग्रेगोरियन कैलेंडर शुरू माना जाता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले दुनिया नहीं थी, ईसा मसीह के जन्म से पहले सभ्यता नहीं थी, लोग नहीं थे, डायनेस्टीज नहीं थी, रूलर्स नहीं थे, सब कुछ था। ईसा मसीह के जन्म से पहले भी सब कुछ था, बस वही जो ईसा मसीह के जन्म से पहले था और जिसके बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे, तो ध्यान रखेंगे उसको हम लिखेंगे, उसको हम डिनोट करेंगे किससे, बीसी से। और आप जानते हैं बीसी का मतलब क्या है, बिफोर क्राइस्ट, जिसे आप हिंदी में लिखते हैं ईसा पूर्व। वही घटनाएं और वही चीजें जो ईसा के जन्म से पहले एग्जिस्ट करती थी, उन्हीं को हम डिनोट करेंगे, उन्हीं को हम समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे बीसी लिखकर। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, या जिसको आप हिंदी में लिख सकते हैं ईसा पूर्व। कितना ईसा पूर्व, जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं आपसे कहूंगा कि ईसा के जन्म से 100 साल पहले ऐसा हुआ, तो ईसा के जन्म से 100 साल पहले को आप क्या लिख देंगे, 100 बीसी, बिल्कुल सही। ईसा के जन्म से 500 साल पहले आप इसको लिख दीजिए 500 बीसी। ईसा के जन्म से 1000 साल पहले आप इसको लिख दीजिए 1000 बीसी। ईसा के जन्म से 2500 साल पहले इसको आप लिख दीजिए 2500 बीसी। ईसा के जन्म से इनफाइनाइट ईयर्स पहले, 10 लाख साल पहले, 20 लाख साल पहले, 5 लाख साल पहले, आप उसको क्या लिखेंगे, बीसी में लिखेंगे, बिफोर क्राइस्ट में लिखेंगे। कहने का मतलब जो भारत का इतिहास शुरू होता है, जो इंडिया की हिस्ट्री शुरू होती है, वो कहां से होती है, इसी इनफाइनाइट बीसी से शुरू होती है। इनफाइनाइट बीसी का मतलब है लगभग 10 लाख बीसी या फिर लगभग 10 लाख ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म से भी 10 लाख साल पहले, 5 लाख साल पहले, इतनी पुरानी हम बात कर रहे हैं। तब से शुरू होती है इंडियन हिस्ट्री, तब से शुरू होता है भारत का इतिहास। और हम वहीं से ट्रेवल करना शुरू करते हैं, हम वहीं से पढ़ना शुरू करते हैं, और वहीं से पढ़ते पढ़ते हमें सबसे पहले कहां तक पहुंचना है, बर्थ ऑफ क्राइस्ट तक, यानी कि 0 तक। और आप इस मीटर में साफ साफ देख सकते हैं कि जब हम इनफाइनाइट ईयर्स से 0 की तरफ चलना शुरू करेंगे तो क्लास, तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे ईयर्स होंगे, जो हमारे वर्ष होंगे, वो बढ़ेंगे नहीं बल्कि क्या होंगे, घटेंगे। ये सब चलेंगे किसमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में। अब आप सोच रहे होंगे घटते हुए क्रम में क्यों चलेंगे, क्योंकि ये कोई तारीख नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ईसा मसीह के जन्म से इतने साल पहले ऐसा हुआ था। फॉर एग्जांपल जब ईसा मसीह को जन्म लेने में 2500 साल थे, यानी कि 2500 बीसी, तो यहां इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू हुई, यहां सिंधु घाटी की सभ्यता शुरू हुई। और आप जानते हैं कि ये शुरू हुई 2500 बीसी में। और फिर जब ईसा मसीह को जन्म लेने में, और जब ईसा मसीह को जन्म लेने में 1750 ईयर्स बचे या 1750 साल बचे, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी तरीके से क्या हो गई, समाप्त हो गई, पूरी तरीके से खत्म हो गई। जल्दी से मुझे बता दीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन कितने साल चली, जल्दी से मुझे बता दीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन कितने ईयर्स तक चली, कौन बताएगा मुझे। नमन को ब्लॉक कर दीजिए, नमन का आईडी है 1796726, ब्लॉक हिम। कांग्रेचुलेशंस नमन, मैं आपको यहां से ब्लॉक कर रहा हूं। करियर विल से आपको धक्के मारकर निकाला जाता है, किस लिए ये आपको पता चल गया होगा। जी सारे के सारे लोगों ने आंसर दिया है 750 ईयर्स, बिल्कुल सही, 750 साल। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब ईसा मसीह को जन्म लेने में बचे थे 2500 साल, तो ये सिविलाइजेशन शुरू हुई थी। और जब ईसा मसीह को जन्म लेने में बचे 1750 साल, तो ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई। कहने का मतलब ये सिविलाइजेशन लगभग 750 ईयर्स तक चली, 750 साल तक चली, बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 बीसी में और गौतम बुद्ध की डेथ हो गई 483 बीसी में। तो जल्दी से मुझे बताइए गौतम बुद्ध कितने साल जीवित रहे, जल्दी से मुझे यहां पर आंसर कीजिए।
जी हाँ, नमन को ब्लॉक कर दीजिए बिल्कुल। करियर विल में पहली बात तो इसने कोई बैच लिया नहीं होगा, यदि 2 4 5 बैच ले रखे हैं सबसे इसको धक्के मार के निकाल दो। ऐसे लोगों का एक ही इलाज है बस। बिल्कुल सही जवाब, सारे के सारे लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, 80 ईयर्स 80 वर्ष। क्योंकि ये मैंने कोई तारीख नहीं लिखी है, मैंने सिर्फ आपको इतनी सी बात बताई है कि जब जीसस क्राइस्ट को जन्म लेने में 563 साल बचे थे तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और जब जीसस क्राइस्ट को जन्म लेने में बचे 483 ईयर्स 483 साल तो उनकी डेथ हो गई। इसका मतलब वो 80 वर्ष जीवित रहे। अब चाहे आप 483 से 563 तक पहुंचे या 563 से 483 तक वापस आए, आपको ट्रैवल तो 80 ही करना है, तो वो कितने वर्ष जीवित रहे? वो 80 ईयर्स तक या 80 वर्ष जीवित रहे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब जब तक ईसा मसीह का जन्म नहीं होगा, जब तक हम जीरो पर नहीं पहुंचेंगे, तब तक सारी की सारी डेट्स और जो तारीखें रहेंगी वो क्या होंगी? डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे। उस टाइम डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगी या घटते हुए क्रम में चलेंगे। लेकिन जैसे ही हम पहुंचेंगे जीरो, तो आप जानते हैं कि यहीं पर जन्म होगा किसका? जीसस क्राइस्ट का, ईसा मसीह का। लेकिन जैसे ही जीसस क्राइस्ट का जन्म होगा तो क्या आप उस ईयर को 0 ईयर कहेंगे? क्या आप उसे 0 वर्ष कहेंगे? जी नहीं, आप उसे क्या कहेंगे? आप उसे कहेंगे एडी। ईसा मसीह के जन्म के वर्ष को ही क्या कहा जाता है? एडी कहा जाता है। और आप जानते होंगे एडी का मतलब क्या है? एनो डोमिनी। एडी का मतलब है एनो डोमिनी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। और आप जानते हैं एनो डोमिनी का मतलब है भाई, एनो डोमिनी इज अ लैटिन वर्ड। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखेंगे, इट्स अ लैटिन वर्ड, ये लैटिन भाषा का शब्द है। और एनो डोमिनी का मतलब होता है द ईयर इन विच लॉर्ड क्राइस्ट वाज बोर्न। वो वर्ष जिस वर्ष ईसा मसीह का जन्म हुआ उसी को हम क्या कहते हैं? लैटिन भाषा में एनो डोमिनी कहते हैं। लेकिन इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? भाई जैसे ही जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ बस उसी के बाद से क्या शुरू हो जाता है? कॉमन एरा शुरू हो जाता है। तो इसको आप इंग्लिश में सीई लिखते हैं, कॉमन एरा, और हिंदी में हम इसे लिख सकते हैं ईसवी। तो हम इसे हिंदी में क्या लिख सकते हैं? ईसवी लिख सकते हैं। और ध्यान रखेंगे जीसस क्राइस्ट के जन्म से ही कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है। शुरू होगा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। कहने का मतलब अब जो डेट्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे। और यदि हम इसको सीई लिख सकते हैं, कॉमन एरा, तो स्वाभाविक सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, आप इसको बीसीई भी लिख सकते हैं। इसको बिफोर कॉमन एरा भी कहा जाता है। और यदि कोई बात हम कॉमन एरा में कहेंगे तो वो बहुत ज्यादा सिंपल होगी, वो बहुत ज्यादा इजी होगी, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं। भाई मैं आपको बताऊंगा औरंगजेब का जन्म सन 1618 ईस्वी में हुआ और मृत्यु सन 1707 ईस्वी में। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए औरंगजेब कितने वर्ष जीवित रहा? यहां पर तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि तारीख डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं बल्कि किसमें है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। बिल्कुल सही जवाब है, यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो हम सब जानते हैं कि जो औरंगजेब था, मुगल बादशाह, मुगल एम्परर औरंगजेब, वो 89 ईयर्स की एज में मरा था। पैदा हुआ था 1618 में, उसकी मृत्यु हुई 1707 में। कहने का मतलब यहां पर ना तो हमने एडी लिखा, ना ही हमने यहां पर सीई लिखा, ना ही यहां पर हमने ईस्वी लिखा, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि हम बात कर रहे हैं किसकी? कॉमन एरा की। हम बात कर रहे हैं ईस्वी की। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, अब आपको अच्छी तरीके से ये जानकारी मिल गई होगी, और आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें तारीखों का इस्तेमाल कैसे करना है, हमें डेट्स कैसे यूज करनी है। चलिए, अब जितने भी पीरियड्स हमने यहां पर लिखे हैं, अब हम समझेंगे कि हमें तारीखों का इस्तेमाल कैसे करना है। सर क्या डेट्स एग्जाम में पूछा जाता है? जी हाँ, बिल्कुल पूछा जाता है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री में डेट्स याद करते रहें। इतने भी नहीं पूछे जाते हैं, हाँ, लेकिन पूछे जरूर जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि बैच को कैसे परचेज करना है, बैच की फीस क्या है, ये सारी की सारी कहानियां। भाई आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने एंड्रॉइड डिवाइस या एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर में जाकर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, विच इज करियरविल ऐप। आपको करियरविल ऐप डाउनलोड करना है। जैसे ही आप करियरविल ऐप डाउनलोड करेंगे, जैसे ही आप होम पेज खोलेंगे, वहां पर आपको जीएस स्पेशल का बैच नजर आएगा। वहां पर आपको एक पोस्टर मिलेगा, जीएस स्पेशल बैच बाय अभिषेक सर एंड टीम। तो आई एम अभिषेक सुमन, आप अच्छी तरीके से मुझे जानते हैं। बस आपको उसी बैच में जाना है, वहीं पर क्लिक करना है लाइव क्लासेस में, और वहीं पर आपको एक पेमेंट लिंक मिलेगा। आपको ऑनलाइन पेमेंट करके इस बैच में एडमिशन लेना है, इस बैच में एनरोल कर लेना है। सिंपल सी बात है, इतना सा काम करना है आपको। चलिए, अब हमने यहां पर जितने भी पीरियड्स के बारे में लिखा, अब हम क्या करेंगे? वहां पर उन तारीखों का इस्तेमाल करेंगे जिन तारीखों के बारे में हमने अभी अभी क्या किया है? सीखा है। जी हाँ, बिल्कुल। यदि आप इस लेक्चर को, यदि आप क्लास को लाइव नहीं अटेंड कर पाते हैं, भाई देखिए दिस इज लाइव क्लास, ये क्लास पूरी तरीके से लाइव चल रही है। अब 11 बजकर ठीक 57 मिनट हो चुके हैं और तारीख है 21 जुलाई 2021। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ये पूरी तरीके से लाइव क्लास है। लेकिन यदि इन केस आप ये लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाते हैं, आप मोदी जी से भी ज्यादा बिजी हैं और आप लाइव क्लास ही अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका सोल्यूशन भी आपके पास है कि आप इसको बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। ये रिकॉर्डेड फॉर्म में हमेशा 1 साल तक आपके पास, आपके एप्लीकेशन में, आपके डिवाइस में बनी रहेगी क्लास। इसलिए मैंने कहा कि द वैलिडिटी ऑफ दिस बैच विल बी 1 ईयर। इस बैच की जो वैलिडिटी है वो 1 वर्ष रहेगी, वो 1 साल रहेगी। तब तक ये वीडियोस आपके पास बने रहेंगे, लेकिन तभी बने रहेंगे जब आपने इसे परचेज किया होगा, आपने इसमें एनरोल किया होगा, तो ये आपके पास बने रहेंगे। तो आप कभी भी क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं उस वीडियो को। जीएस में हिस्ट्री ही पढ़ेंगे, ये कैसी बात है भाई? आपको पता होना चाहिए क्या जीएस में सिर्फ हिस्ट्री ही होती है?
तैयारी करनी शुरू कर दी आपने और आपने सबसे पहले ये नहीं देखा कि जीएस है क्या। मैंने आते ही आपको बताया जीएस में हमारे पास मल्टीपल सब्जेक्ट होते हैं। मल्टीपल सब्जेक्ट का मतलब हिस्ट्री भी आपको जीएस में पढ़ना है भाई। इस बैच में आप हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, आप पॉलिटी भी पढ़ेंगे, आप ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, आप इकोनॉमी भी पढ़ेंगे। इसके अलावा आप जनरल साइंस सामान्य विज्ञान भी पढ़ेंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स आपको करवाए जाएंगे। एडी को हिंदी में क्या कहेंगे? ईस्वी कहेंगे मेरे भाई। अभी तो मैंने यहां पर लिखा था, अभी तो मैंने आपको बताया। उसको हिंदी में आप ईस्वी लिख सकते हैं, कॉमन एरा लिख सकते हैं, सीई लिख सकते हैं, और कुछ भी लिखने की जरूरत क्या है भाई। यदि मैंने यहां पर 2021 लिखा, यदि आज 2021 चल रहा है, तो आपको 2021 एडी लिखने की जरूरत थोड़ी है, आपको 2021 ईस्वी लिखने की जरूरत थोड़ी है, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है ना भाई। ये तो अंडरस्टूड है कि अब क्या चल रहा है, सीई चल रहा है, कॉमन एरा चल रहा है, और हमेशा कॉमन एरा ही चलता रहेगा। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि फिर दोबारा से जीसस क्राइस्ट का जन्म हो जाएगा और फिर से हम बीसी पढ़ने लगेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। जीसस क्राइस्ट का जन्म हुए तो 2000 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं, तभी तो हम इस कैलेंडर की तारीख को 2021 पढ़ रहे हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं। यहां पर जितने भी पीरियड्स मैंने लिखे हैं, यहां पर जितने भी काल मैंने लिखे हैं, आप सब जानते हैं उनमें सबसे पुराना पीरियड या उनमें सबसे पुराना काल ही कौन सा कहलाता है? पैलियोलिथिक पीरियड या पूरा पाषाण काल। तो ध्यान रखेंगे, इनफाइनाइट पीरियड से लेकर 8000 बीसी तक का पार्ट, कहने का मतलब इनफाइनाइट पीरियड से 8000 बीसी तक का जो पीरियड है, दैट इज नोन एज पैलियोलिथिक पीरियड। वही क्या कहलाता है? पूरा पाषाण काल। कहने का मतलब जब ईसा मसीह को जन्म लेने में 8000 साल बचे थे, बस तब तक की ही जो कहानी है, बस तब तक का ही जो भाग है, उसे हम पढ़ेंगे पैलियोलिथिक पीरियड के रूप में। उसे हम क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल कहेंगे या पैलियोलिथिक पीरियड कहेंगे। इसके बाद 8000 बीसी से लेकर 4000 बीसी तक का पार्ट, यानी कि अगले 4000 साल क्या कहलाएंगे? मेसोलिथिक पीरियड कहलाएंगे या मध्य पाषाण काल कहलाएंगे। कहने का मतलब 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक का भाग ही क्या कहलाता है? ध्यान रखेंगे, ये कहलाता है मेसोलिथिक पीरियड या ये कहलाता है मध्य पाषाण काल। उसके बाद 4000 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक का पार्ट क्या कहलाता है? नियोलिथिक पीरियड या नव पाषाण काल। ये कहलाता है नियोलिथिक पीरियड या नव पाषाण काल। भाई साहब, सर दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? वही धर्म है बेटे जिस धर्म से आप बिलोंग करते हो। यशवर्धन सिंह, सबसे पहले ये बताइए आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, आप किस धर्म के अनुयायी हैं? सबसे पहले तो आप ये बताइए, आपको खुद पता चल जाएगा कि दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है। तो नियोलिथिक पीरियड होता है 4000 बीसी से लेकर 2500 बीसी या 2500 ईसा पूर्व। देखो अब यशवर्धन सिंह आंसर भी कर रहा है कि सर सनातन धर्म। बेटे जब तेरे को पता है सनातन धर्म, तो तूने क्वेश्चन क्यों पूछा है ना? तूने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन इसलिए पूछा है ना, ताकि तेरे को थोड़ी सी अटेंशन मिले और मैं तेरा यहाँ पर नाम पुकार लूं, है ना? ये रीजन था ना। यहाँ पर 99% स्टूडेंट्स केवल वही क्वेश्चन पूछते हैं जिनका आंसर उन्हें पहले से पता होता है, क्योंकि वो पूछ नहीं रहे होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये चेक कर रहे होते हैं कि जो मुझे आता है जरा मैं देखूं कि वो सर को भी आता है या नहीं आता है। तो जैसे ही आपने सवाल पूछा था हम तो तभी समझ गए थे भाई आप किस लिए पूछ रहे हैं ये सवाल। जी वेलकम बैक। नियोलिथिक पीरियड है 4000 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक। लेकिन ध्यान रखेंगे जब हम नियोलिथिक पीरियड में थे, मैंने आपको बताया नियोलिथिक पीरियड में ही मनुष्य के द्वारा कृषि की शुरुआत की गई थी और मैन स्टार्टेड एग्रीकल्चर। लेकिन जब हम नियोलिथिक के ही उत्तरार्ध में थे या लगभग खत्म होने के कगार पर थे, तो ध्यान रखेंगे नियोलिथिक पीरियड के ही एंड में लगभग 3000 बीसी, लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास मनुष्य के द्वारा अपने लिए सबसे पहली धातु खोज ली गई, सबसे पहली मेटल खोज ली गई। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो कौन सी थी? वो कॉपर थी, वो तांबा थी। तो जैसे ही मनुष्य ने पत्थरों के साथ साथ पाषाणों के साथ साथ कॉपर का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया या तांबे का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो वी एंटर्ड इनटू कॉपर एज। तो हम प्रवेश कर गए किसमें? कॉपर एज में या ताम्र युग में। और दोस्तों ध्यान रखेंगे यही तो क्या कहलाता है? इसी को चालकोलिथिक पीरियड भी कहते हैं, या हिंदी में ये कहलाता है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल का मतलब है पत्थरों के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग इसमें हुआ करता था। और लगभग 3000 बीसी से लेकर 2000 बीसी तक का जो भाग था, जो पार्ट था, उसी को हम क्या कह सकते हैं? उसी को हम कह सकते हैं चालकोलिथिक पीरियड या ताम्र पाषाण काल या फिर कॉपर एज, ताम्र युग। लेकिन जब ईसा मसीह को जन्म लेने में लगभग 2500 साल बचे थे या 2500 साल बचे थे, तो ध्यान रखेंगे मैन इन्वेंटेड स्क्रिप्ट, मनुष्य के द्वारा लिपियों का आविष्कार कर लिया गया। और जब मनुष्य के द्वारा लिपियों का आविष्कार कर लिया गया, तो भाई स्वाभाविक सी बात है, क्या आप उसे प्री हिस्टोरिक पीरियड कहेंगे? क्योंकि लिपियों का आविष्कार हो चुका है। और यदि लिपियों का आविष्कार हो चुका है, इसका मतलब वी एंटर्ड इनटू व्हिच पीरियड? वी एंटर्ड इनटू प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। तो हम प्रवेश कर गए किसमें? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आद्य ऐतिहासिक काल में। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं इसी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हम पढ़ेंगे अपने देश की सबसे पहली सभ्यता के बारे में, सिविलाइजेशन के बारे में, जो कहलाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता।
इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता जो चली 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी, अभी अभी मैंने आपको बताया। और इसको हमने प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में इसलिए लिखा है क्योंकि इसके हमारे पास अवशेष भी हैं, रिटन सोर्सेज भी हैं, लेकिन जितने भी रिटन सोर्सेज हमें मिले हैं उन्हें आज तक भी पढ़ने में सफलता हासिल नहीं की गई है, उन्हें आज तक भी आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका है। इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कह रहे हैं। और क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने ही सबसे ज्यादा कॉपर का इस्तेमाल किया था और कॉपर में टिन मिलाकर क्या बनाया था, ब्रॉन्ज बनाया था या कांसा बनाया था, यही कारण है कि इसी पीरियड को आप ब्रॉन्ज एज भी कह सकते हैं। यही कारण है ये कांस्य युगीन सभ्यता भी कहलाती है, ये कहलाता है ब्रॉन्ज एज या कांस्य युग। और इसी में एग्जिस्ट करती है हमारी दूसरी सिविलाइजेशन जो कहलाती है वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता, जो कि पीरियड है 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का जो पीरियड है उसी में क्या चली, हमारे देश की दूसरी सिविलाइजेशन चली जो कहलाती है वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन या नगरीय सभ्यता कहलाती है। और यदि हम वैदिक सिविलाइजेशन की बात करें तो दैट इज नोन एज अ रूरल सिविलाइजेशन, ये एक ग्रामीण सभ्यता कहलाती है जो 600 बीसी तक लगभग चली। लेकिन जब ईसा मसीह को जन्म लेने में लगभग 1000 साल बाकी थे, यानी कि लगभग 1000 बीसी में मनुष्य के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण मेटल की खोज कर ली गई, विच वाज आयरन, लोहा। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जैसे ही लोहे की खोज हुई तो हम एंटर कर गए किस युग में, आयरन एज में या लौह युग में। और जैसे ही हमने एंट्री की आयरन एज या लौह युग में तो उसके बाद हमें जितने भी रिटन सोर्सेज मिले उन सबको पढ़ भी लिया गया और आइडेंटिफाई भी कर लिया गया। कहने का मतलब दैट वाज अ हिस्टोरिक पीरियड। और ध्यान रखेंगे आफ्टर 600 बीसी या 600 ईसा पूर्व के बाद, आफ्टर 600 बीसी या 600 ईसा पूर्व के बाद का ही जो समय रहा उसी को हम क्या कहते हैं, हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, उसी को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ऐतिहासिक काल का मतलब वो पीरियड जिसके हमारे पास अवशेष भी हैं, रिटन सोर्सेज भी हैं और सारे के सारे रिटन सोर्सेज को पढ़ भी लिया गया है या पढ़ने में सफलता भी हासिल कर ली गई है, उसी को हमने कहा हिस्टोरिक पीरियड, उसी को हमने कहा ऐतिहासिक काल। लेकिन एक और चीज ध्यान रखेंगे, जब तक हम एंशिएंट पीरियड पढ़ेंगे, जब तक हम एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे तो ध्यान रखेंगे हमारे देश में जो शासन चलेगा भाई, जो रूल चलेगा 600 बीसी के बाद से ही तो हमारे देश में डायनेस्टीज की शुरुआत हुई, राजवंशों की शुरुआत हुई। 600 बीसी में ही हमारे देश में एक रिलीजियस मूवमेंट हुआ था, एक धार्मिक आंदोलन हुआ था जिसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे धर्मों की स्थापना हुई थी। और मगध से भाई, आज जो बिहार में मगध है, जो आज बिहार में पटना क्षेत्र है और उसी के आसपास का जो इलाका है वही मगध कहलाता था। तो मगध से ही हमारे देश में राजवंशों की शुरुआत हुई थी। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब मगध से राजवंशों की शुरुआत हुई या जब डायनेस्टीज शुरू हुई तो उसी में एंशिएंट पीरियड में ही हमने किसके बारे में पढ़ना है, विभिन्न विभिन्न डायनेस्टीज या विभिन्न राजवंशों के बारे में पढ़ना है। कहने का मतलब आप ये कह सकते हैं कि जब तक आप एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे तब तक हमारे देश में शासन करेंगे कौन, हिंदू। इस पूरे पीरियड में हमें पढ़ना है भारत में हिंदू रूल या हिंदू शासन। लेकिन 6th सेंचुरी में, 6ठी शताब्दी में आप जानते हैं सऊदी अरब के ही मक्का नामक स्थल पर और ध्यान रखेंगे 6th सेंचुरी में, 6ठी शताब्दी में सऊदी अरब के ही मक्का शहर में जन्म हुआ पैगंबर मोहम्मद साहब का, प्रॉफिट मोहम्मद साहब या हजरत मोहम्मद साहब का। और आप जानते हैं इन्होंने ही एक नए धर्म की स्थापना की, विच इज नोन एज इस्लाम, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे इस्लाम धर्म कहा जाता है। और फिर इस्लाम धर्म की उत्पत्ति होने के बाद इस्लाम धर्म का ही प्रचार करने के लिए अरब से दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग मुस्लिम शासकों को भेजा गया इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए। और 8th सेंचुरी में हमारे देश में सबसे पहला सफल मुस्लिम इन्वेजन हुआ, सबसे पहला सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ। और कब हुआ, 712 ईस्वी में, जो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, जो आया था अरब से। और जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम का हिंदुस्तान में सबसे पहला सफल मुस्लिम इन्वेजन होता है या मुस्लिम आक्रमण होता है, बस वहीं से हम मानते हैं कि वहीं से शुरुआत होती है किसकी, मध्यकाल की। वहीं से हम शुरुआत करते हैं मेडिवल पीरियड की। और 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक, कहने का मतलब मोहम्मद बिन कासिम के हिंदुस्तान में सबसे पहला अटैक करने से लेकर मुगल एम्परर या मुगल बादशाह औरंगजेब की डेथ तक या औरंगजेब के मरने तक ही हम क्या पढ़ते हैं, मेडिवल इंडिया और मध्यकालीन भारत, जो कि लगभग 1000 साल का पीरियड है भाई। हालांकि 712 ईस्वी से लेकर लगभग 1000 ईस्वी तक का जो पीरियड है इसे हम प्री मेडिवल इंडिया या पूर्व मध्यकाल भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम राजपूत एरा या राजपूत काल भी कह सकते हैं, जिसमें छोटी छोटी डायनेस्टीज में हमारा देश बटा हुआ था। लेकिन पहले महमूद गजनवी ने आकर सबसे पहला सफल तुर्क आक्रमण किया और महमूद गजनवी के बाद दूसरा सफल तुर्क आक्रमण किया आकर मोहम्मद गौरी ने। और आप जानते हैं कि मोहम्मद गौरी ने ही 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में पराजित करके यहां पर मुस्लिम शासन की स्थापना की। और मोहम्मद गौरी के मरने के बाद उसी के गुलाम ने यहां पर भारत के सबसे पहले मुस्लिम वंश की स्थापना की, जिसे आप गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। और यदि हम मेडिवल इंडिया की बात करें, यदि हम मध्यकालीन भारत की बात करें, तो जो मध्यकालीन भारत है ये डिवाइडेड है मेनली 2 पार्ट्स में, जिसमें सबसे पहला पार्ट कहलाता है दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक का पीरियड, और दूसरा पीरियड कहलाता है मुगल वंश, मुगल डायनेस्टी, जिसे हम मेडिवल इंडिया में 1526 ईस्वी से लेकर कहां तक पढ़ते हैं, 1707 ईस्वी तक पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही 1707 ईस्वी में भाई आप कह सकते हैं कि पूरे के पूरे मध्यकालीन भारत में लगभग हिंदुस्तान में शासन किसका चलेगा, मुसलमानों का चलेगा। इस पूरे पीरियड में हम पढ़ेंगे मुस्लिम रूल इन इंडिया, भारत में मुस्लिम शासन। लेकिन जैसे ही 1707 में, जैसे ही 1707 ईस्वी में मुगल एम्परर औरंगजेब की डेथ होगी, मुगल बादशाह औरंगजेब मरेगा, तो आप जानते हैं कि औरंगजेब के मरते ही शुरुआत होती है किसकी, मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत की। और 1707 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक का जो पीरियड है यही क्या कहलाता है, मॉडर्न इंडिया कहलाता है, यही कहलाता है आधुनिक भारत।
सबसे पहला पार्ट 1707 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक का होता है भाई, जिसमें हमें पढ़ना होता है डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर या डाउनफॉल ऑफ मुगल्स। जैसे ही औरंगजेब मरा, बस उसी के मरने के बाद बहुत तेजी से पतन हुआ, डिक्लाइन हुआ मुगल साम्राज्य का, मुगल एम्पायर का। केवल 150 साल तक मुगल एम्पायर और चला, और वो मुगल एम्पायर जो पूरे के पूरे भारत में था, या जिसने पूरे के पूरे लगभग भारत पर अधिकार करके रखा था, वो मुगल एम्पायर केवल 150 साल और चल सका। और 1857 में उस मुगल साम्राज्य का अंत हुआ, जिसका सबसे बड़ा रीजन था राइज ऑफ यूरोपियंस। यहां पर यूरोपियों का उदय। और आप जानते हैं यूरोपियंस में भी मेनली सबसे ज्यादा पावरफुल कौन साबित हुए? ब्रिटिशर्स, अंग्रेज। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, दो वो निर्णायक युद्ध माने जाते हैं, जिसके बाद हमारे देश पर ब्रिटिश डोमिनेंस या अंग्रेज अधिकार क्या हुआ? शुरू हुआ। और आप जानते हैं लंबे समय तक सब्र का बांध या सब्र हमने बनाए रखा, लेकिन हमारे सब्र का बांध तब टूट गया जब 1857 में एक ऐसी घटना घटित हुई, याद कीजिए, वही चर्बी युक्त कारतूसों के खोल वाली घटना, जिसके फलस्वरूप 1857 में क्या हुई? 1857 की महान क्रांति और द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। ये सारी की सारी चीजें हम मॉडर्न इंडिया में ही क्या करने वाले हैं? कवर करने वाले हैं। लेकिन मॉडर्न इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अंतिम भाग जो होगा वो क्या कहलाता है? इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल या भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष। इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल या भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, जो कि पीरियड रहेगा 1885 से लेकर 1947, यानी कि कांग्रेस की स्थापना से लेकर आजादी तक 1947 तक का ही पीरियड हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट या इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल के रूप में। 1947 में भारत को आजादी मिलेगी, और आप जानते हैं जब 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलेगी, हालांकि उसके बाद भी हमें कुछ भाग इतिहास में पढ़ना होता है। इसके बाद शुरू होता है कंटेम्प्रेरी इंडिया, समकालीन भारत, जो 1964 तक का पार्ट है, जो 1964 तक का भाग है। लेकिन आप लोगों को पोस्ट इंडिपेंडेंस की घटनाएं पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वनडे एग्जामिनेशंस में वो पार्ट नहीं पूछा जाता है। कहने का मतलब हम लोग इंडियन हिस्ट्री में पैलियोलिथिक पीरियड से शुरुआत करेंगे, पूरा पाषाण काल से पढ़ना शुरू करेंगे, और पैलियोलिथिक पीरियड से लेकर हमें पहुंचना है कहां तक? टिल द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, भारत की आजादी तक, यानी कि 15 अगस्त 1947 तक। ये सारी की सारी कहानी हम पढ़ने वाले हैं किसमें? इंडियन हिस्ट्री में। और ध्यान रखेंगे जब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो एंशिएंट इंडिया में तो हम पढ़ेंगे हिंदू रूल, हिंदू शासन। मेडिवल इंडिया में हम पढ़ेंगे मुस्लिम रूल या मुस्लिम शासन। तो आप जानते हैं मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत में हम बात करेंगे अबाउट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश शासन के बारे में। अबाउट ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश शासन के बारे में। चलिए जी, तो ये था इंडियन हिस्ट्री का एक ओवरव्यू, भारतीय इतिहास का एक ओवरव्यू। अगली क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम शुरू करेंगे अपना सिलेबस, और इसमें हमें पढ़नी है 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स या 3 इंपॉर्टेंट हिस्ट्रीज, जो होंगी एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और फिर आधुनिक भारत। चलिए जी, अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। और बाकी आपको पता ही है, दिस इज जीएस स्पेशल बैच, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं करियर विल ऐप डाउनलोड करके, और वहीं से आपको पेमेंट लिंक मिलेगा जीएस स्पेशल का। नेक्स्ट सेशन 2 बजे से होगा, तो आप जाकर आराम कीजिए, और 2 बजे से क्लास फिर से क्या होगी? लाइव होगी। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, हैव अ नाइस डे।